नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। अब आता है अध्याय 4 जो कि है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप सभी ने अध्याय 3 में पढ़ा कि किस प्रकार से मनुष्य में सामान्य जनन की प्रक्रिया होती है और सामान्य जनन के दौरान संतान का उत्पन्न होना यानी सामान्य रूप से प्रसव का होना किस प्रकार से होता है, दुग्ध स्रवण किस प्रकार से होता है, मादाओं में आर्तव चक्र या मासिक चक्र की शुरुआत कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आपने सामान्य रूप से पढ़ी। अब इन प्रक्रियाओं में कुछ असामान्यता भी उत्पन्न हो जाती हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। यानी इस अध्याय के अंतर्गत आपको क्या बताया जाएगा, जनन से संबंधित समस्त प्रकार की असामान्यताओं के बारे में आपको बताया जाएगा, जनन से संबंधित रोगों के बारे में बताया जाएगा जिसे हम यौन संबंधी रोग कहते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। फिर जो कि एक भयावह स्थिति आज के समय में है जनसंख्या विस्फोट, उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत बताई जाएंगी। किस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किए हैं इनके बारे में भी बताया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको इस अध्याय में जनन से संबंधित जो भी असामान्यताएं हैं, रोग हैं या इनके प्रभाव हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक ही आता है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामान्य रूप से जनन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर वो संतान उत्पन्न कर रहा है तो वह जननिक रूप से स्वस्थ है, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से आपने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है कि शरीर में अगर रोग नहीं है तो हम ये कहें कि वह स्वस्थ है, तो ये भी गलत है। शरीर में अगर रोग नहीं है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा है तो उसे स्वस्थ कहना गलत है, क्योंकि स्वस्थ या स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बिहेवियर्स। यानी स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है कि वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक उसी तरह से जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी जाती है कि वह जननिक रूप से कब स्वस्थ माना जाएगा, जब उसके जनन अंग शारीरिक और कार्यात्मक रूप से स्वस्थ हो, साथ ही साथ वह भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। यानी जननिक स्वास्थ्य में एक संपूर्ण स्वास्थ्य को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर इसका परिभाषा लिखा गया है कि सामान्य क्रियाकलाप के साथ स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। यानी अगर स्वस्थ जनन अंग हैं तो सिर्फ वही केवल जनन स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत इसके अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। यानी जनन स्वास्थ्य से अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। WHO ने जो इसका स्टेटमेंट दिया है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी है कि कोई व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ कब कहलाएगा, जब जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य है। यानी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ जनन अंग के केवल स्वस्थ होने को नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति का जनन अंग स्वस्थ है, वह सामान्य रूप से संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, तो हम सिर्फ इसी आधार पर उसे हम जननिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब वह शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तभी वह जननिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हैं लेकिन भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। भावनात्मक रूप से स्वस्थ ना होने का मतलब आपने बहुत से ऐसी घटनाएं देखी होंगी, बलात्कार के घटनाएं आपने सुनी होंगी, तो वे भावनात्मक रूप से वे व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते हैं, वे अस्वस्थ होते हैं। जो इस प्रकार की घटनाओं को घटित करते हैं वह जननिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाते हैं। व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ
का मतलब होता है कि वह सामान्य प्रवृत्ति के हों। बहुत से ऐसी घटनाएं देखे होंगे जो महिलाओं पर अभद्रता के घटनाएं घटित होती हैं, वो व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं, तो तभी वह व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा जब वह शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक समस्त रूप से सामान्य हो, तभी वह जननिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अगर ऐसी कोई भी घटनाएं वह घटित करता है जो कि असामान्य है, तब वह जननिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाता। ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज माना जाता है जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक व कार्यकीय रूप से स्वस्थ व सामान्य हों तथा समाज के लोगों की भावनाएं, देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि जनन अंग सामान्य होने चाहिए, ठीक है, स्वस्थ और सामान्य होने चाहिए। अब किसी का जनन अंग ही स्वस्थ और सामान्य ना हो तब फिर वो जननिक रूप से स्वस्थ थोड़े ना कहलाएगा, यानी वह सामान्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो वह जननिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएगा, ठीक है। समाज के लोगों की भावनाएं व परस्पर व्यवहार जनन विषयक सभी पहलुओं पर सामान्य हो, तभी वह समाज क्या कहलाएगा, जननिक रूप से स्वस्थ समाज कहलाएगा। जब उनका जनन अंग शारीरिक व कार्यकीय रूप से स्वस्थ सामान्य हो और उन लोगों की भावनाएं परस्पर व्यवहार जनन विषयक सभी पहलुओं पर सामान्य हो, ठीक। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ आपने समझा कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि वह सामान्य रूप से संतान उत्पन्न कर पा रहा है, उसके जनन अंग स्वस्थ है, सामान्य है, तो वह जननिक रूप से स्वस्थ है। नहीं, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होना चाहिए, भावना उसकी सामान्य होनी चाहिए, सामाजिक रूप से वह स्वस्थ होनी चाहिए, अन्यथा वह किसी भी ऐसी अभद्रता वाली घटनाओं को अगर घटित करता है तो वह जननिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाता। सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग जननिक रूप से भी एक जिम्मेदारी पूर्ण, संतोषप्रद, सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने, यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है कि वह सभी रूप से, पूर्ण रूप से क्या हो, सुरक्षित यौन जीवन का अधिकारी बने। एक जिम्मेदारी पूर्ण, संतोषप्रद और सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने वह व्यक्ति, तभी यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से संतोषप्रद और जिम्मेदारीपूर्ण सुरक्षित यौन जीवन का अधिकारी बने, सामान्य रूप से संतान उत्पन्न करें, यौन संचारित रोगों से बचा रहे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वह जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और शिक्षित करना भी है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कारगर, सुरक्षित जन्म नियंत्रण उपायों व जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित हो। अभी तो आपने अध्याय 3 में पढ़ा कि किस प्रकार से सामान्य रूप से जनन होता है और संतान की उत्पत्ति होती है। अब सामान्य जनन के दौरान बहुत सी असामान्यताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे बहुत से ऐसे दंपति होते हैं जिनमें कोई यौन संचारित रोग है तो वह मैथुन के समय एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाती हैं। ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs कहते हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा इसी अध्याय में। तो इन सभी के बारे में भी लोगों को जागृत करना कि मैथुन के समय यौन संचारित रोगों का संचरण होता है, यह भी जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। बहुत से ऐसे लोग जो समय से पहले गर्भ धारण नहीं करना चाहती, वे किस प्रकार से गर्भ धारण से बच सके, यह भी जनन स्वास्थ्य का एक उद्देश्य होता है। प्रसव के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में जागृत करना जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। बहुत सारे असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं दंपतियों में कि वह संतान नहीं उत्पन्न कर पाते, तो वे किस प्रकार से उनमें हम यह ज्ञात करते हैं पहले कि क्या प्रॉब्लम है उनमें, और उसके बाद उन्हें सामान्य रूप से जनन करने का अवसर उन्हें दिलाते हैं, यह भी इसी अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। अब सरकार ने क्या क्या ऐसी कार्यनीतियाँ अपनाई हैं जो लोगों में जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें। तो
तो जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। विश्व में भारत ही प्रथम ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं की शुरुआत की। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे कि विश्व में भारत ही प्रथम ऐसा देश है जिसने संपूर्ण रूप से जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं और कार्यनीतियों को अपनाया। महज स्वतंत्रता के 4 साल बाद ही शुरू कर दिया गया था। देखिए सन 1951 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1951 में ही सबसे पहली कार्य योजना लाई गई परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या थी हमारे देश की, लगभग 35 करोड़ थी। तो यह भी एक भयावह स्थिति थी। आज भी वही चीज़ें हैं, जनसंख्या जितनी अधिक होगी प्रॉब्लम उतने ही बढ़ते जाएंगे और बढ़ ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो स्वतंत्रता के 4 साल बाद ही पहला प्रयास शुरू किया गया जो कि आया परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए और इसी के चलते कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसी के चलते विश्व भारत में पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य की संपूर्ण प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियों को अपनाया। इनमें परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत किया गया, व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहुत से सरकारी प्रयास किए गए और इनमें बहुत सारी सफलताएं भी प्राप्त हुई। सबसे पहला जो आता है वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आपने देखा होगा, हम लोग भी जब छोटे थे तब देखते थे, अभी तो बहुत कम दिखाई देना पड़ता है, जगह जगह पे लिखा होता था कि हम दो हमारे दो। तो ये परिवार नियोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या को नियंत्रित करना ही इसका उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम का, जो भारत सरकार द्वारा लाई गई थी 1951 में। डेट याद रखेंगे, सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित की जाए। इसके तहत बहुत सारे नारे लगाए गए, बहुत सारे में सिर्फ एक ही नारा लगाया गया कई बार, वो था हम दो हमारे दो। कुछ ऐसे शहर के लोग थे जिन्होंने यह भी नारा लगाया कि हम दो हमारे एक। तो इसका अर्थ क्या था कि 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करें, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इसका प्रतीक क्या था? उल्टा त्रिकोण। देखिए त्रिकोण ऐसे बनता है, लेकिन इसका जो प्रतीक था वो ये है, उल्टा त्रिकोण। तो आपसे अगर कोई पूछे कि उल्टा त्रिकोण किसका प्रतीक है तो बताएंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया। इसका नाम अब इसे बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से कर दिया गया। ठीक है, परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। इसे सन 1977-78 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, वो ये बातें आपको बताएंगे कि क्या क्या जननी के स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रसव के बाद मातृ मृत्यु दर जो थी उसको कम किया गया, किस प्रकार से शिशु मृत्यु दर को कम किया गया, इन सभी के बारे में आपको बताया जा रहा है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और उसके बाद मेन बातें शुरू होंगी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सब बहुत उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ी बहुत पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि किस कारण से भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया। तो क्या था? परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता के 4 साल बाद 1951 में ही किया गया। बस इतना पहले आप नोट कर लेंगे। हेडिंग डालेंगे कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जनन सामान्य क्रियाकलाप के साथ स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। इसके अर्थ को
अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। जनन स्वास्थ्य से अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या परिभाषा दिया है जनन स्वास्थ्य का? तो वो है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य है। अगली लाइन से लिखेंगे कि ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज माना जाता है जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक व कार्यकीय रूप से स्वस्थ व सामान्य हों तथा समाज के लोगों की भावनाएं व परस्पर व्यवहार जनन विषयक सभी पहलुओं पर सामान्य हों। अगले लाइन से लिखेंगे कि सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग ब्रैकेट में जननिक रूप से भी एक जिम्मेदारीपूर्ण, संतोषप्रद, सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने रहें, यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और शिक्षित करना भी है। एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कारगर, सुरक्षित जन्म नियंत्रण उपायों व जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित हों। अब हेडिंग डालेंगे कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। लिखेंगे कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं की शुरुआत की। जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। याद करने के लिए आप तुरंत याद करेंगे कौन कौन से प्रयास किए गए। सारे प्रयासों को आप याद करेंगे कि सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। परिवार नियोजन, कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जिनमें से यही दो आपको बताए जाएंगे। एक परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, और जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। तो पहला आप ये नोट कर लीजिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भारत में परिवार नियोजन की प्रारंभ सन 1951 में हुआ। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इसका प्रतीक उल्टा त्रिकोण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण। सन 1977-78 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। बस, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को ही नहीं रखा गया है बल्कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल को भी रखा गया है। यानी वे सारे कार्य, वे सारी रणनीतियाँ जो शिशु और माँ की देखभाल के लिए आवश्यक होती हैं उनके प्रचार प्रसार को किया गया जिससे इनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। दूसरा, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, यानी प्रसव के बाद होने वाले जो शिशु हैं उनकी मृत्यु में कमी आए, इसके लिए जो भी आवश्यक पहलू हैं उनको अपनाया जाए। साथ ही साथ मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, इनमें भी कमी आए। मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है प्रसव के बाद होने वाली जो मातृ मृत्यु थी उसमें क्या कारण था कि किसकी वजह से प्रसव के बाद मातृ मृत्यु होती थी, उसको सही किया गया और उससे रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आवश्यक कार्य हैं, उनको किए जाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। ये सभी के सभी आते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसीलिए इसमें देखिए दोनों शब्द जुड़े हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य यानी जनन से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए और बाल जो भी प्रसव के बाद शिशु जन्म लेता है उसके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाए। आपने अभी देखा ही होगा प्रसव के बाद जो भी शिशु जन्म लेता है उसमें लगातार कुछ महीनों तक टीकाकरण होता है।
तो वह शिशु की देखभाल के लिए ही किया जाता है कि उसमें कोई भी संक्रमण ना हो, और जो सामान्य संक्रमण की संभावना होती है उनसे रिलेटेड जितने भी टीकाकरण उन्हें कराए जाते हैं। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न तत्कालिक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे अनचाहे गर्भधारण का प्रबंधन, यानी अगर कोई महिला चाहती है कि गर्भधारण अभी ना हो तो उस अनचाहे गर्भधारण का प्रबंधन किया जाए। उसके भी कई अपने अपने तरीके हैं, वो भी आगे आपको बताए जाएंगे। इसी के अंतर्गत आता है गर्भवती स्त्री की देखभाल, यानी गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। प्रसवोत्तर देखभाल, यानी प्रसव के बाद, यानी शिशु जन्म के बाद माता और शिशु दोनों की देखभाल कैसे की जाए, इनके बारे में बताया जाता है। शिशु देखभाल, जनन तंत्र के संक्रमणों की रोकथाम, यानी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि प्रसव के बाद मादा जनन तंत्र में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको उसके रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक नीतियां हैं वो अपनाई जानी चाहिए। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, जो भी शिशु या मातृ दोनों को जो भी आवश्यक टीकाकरण है उन्हें कराया जाए। ये सभी के सभी उद्देश्य आते हैं जनन एवं बाल सेवा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। अब इन सभी के से संबंधित जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं करने चाहिए, उनको कैसे कैसे प्रचार प्रसार किया गया, लोगों तक जनहित तक पहुंचाया गया, उनके माध्यम क्या क्या हैं। तो अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठन, यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलाकर इसके प्रचार प्रसार के लिए पैम्फलेट का इस्तेमाल किया गया। पैम्फलेट आपने देखा होगा कि पेपर में 1-2 पन्ना ऐसे ही छोटा सा लगा दिया जाता है जिसमें आवश्यक चीज़ें लिखी होती हैं। तो यह किया गया पैम्फलेट के माध्यम से। समाचार पत्र में विज्ञापन देकर, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल, यानी जो आपने नारे सुने थे कि हम दो हमारे दो, या जो बोलकर अगर कहीं पर दिखाया जा रहा है तो इसे हम श्रव्य कहते हैं। दृश्य यानी टीवी पर अगर प्रचारित हो रहा है तो दृश्य कहलाएगा। तो ये सब माध्यम थे जिसके द्वारा लोगों को जागृत किया गया। यानी ये तो सिर्फ आपको एक नारे के रूप में बता रहे हैं हम दो हमारे दो। एक साथ में साथ आपने ये भी सुना होगा कि शिशु को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध अनिवार्य होता है, यह भी आपने सुना होगा। तो इन सभी चीज़ों का प्रसार कराया गया। जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, लाउड स्पीकर आदि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य माध्यम हैं जिनके द्वारा इन सभी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पोस्ट कार्ड, लिफाफे, डाक टिकट, होर्डिंग, बैनर व पत्र पत्रिकाएँ भी मुद्रित प्रचार सामग्री में शामिल हैं। इन सभी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। शिक्षक, माता पिता, अन्य निकट संबंधी मित्र आदि भी इनके प्रचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया ने भी प्रचार का सुलभ बना दिया है। इसके बाद विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे युवाओं को सही जानकारी मिल सके। कहीं और पूछने से अच्छा है कि उन्हें सब कुछ शिक्षा के दौरान ही पता चल जाए, जैसे कि बायो में आप लोगों में दिया गया है और 10th हाई स्कूल में भी बताया गया है, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। यानी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई होती हैं उनसे छुटकारा मिल सके, सही बातों का ज्ञान हो, इसके लिए विद्यालयों में यौन संबंधी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उनसे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती हैं। यानी कुल मिलाकर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनन संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जागृत करना, उन्हें बताना, उनसे संबंधित असामान्यताओं के बारे में बताना, उनसे संबंधित रोगों के बारे में बताना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपके 3 उद्देश्य हैं जिनको आपको लिख डालना है। आप हेडिंग डालेंगे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके उद्देश्य लिखेंगे कि इसका उद्देश्य है शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल, दूसरा शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण या स्थिरता। अगले लाइन से लिखेंगे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न तत्कालिक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे अनचाहे गर्भधारण का प्रबंधन, गर्भवती स्त्री की देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, शिशु देखभाल, जनन तंत्र के संक्रमणों की रोकथाम, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम आदि।
नेक्स्ट साइड डालेंगे कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की रणनीतियाँ। लिखेंगे अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठन मुद्रित प्रचार सामग्री, पंफलेट, समाचार पत्र में विज्ञापन व श्रव्य दृश्य माध्यमों द्वारा जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, लाउड स्पीकर आदि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य माध्यम हैं। पोस्ट कार्ड, लिफाफे, डाक टिकट, होर्डिंग्स, बैनर व पत्र पत्रिकाएं भी मुद्रित प्रचार सामग्री में शामिल हैं। शिक्षक, माता पिता, अन्य निकट संबंधी मित्र आदि भी इनके प्रचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया ने भी प्रचार का सुलभ बना दिया है। नेक्स्ट लिखेंगे विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तीसरा लिखेंगे कि लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था व उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधित स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती हैं। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ बताई जा रही हैं। आप चाहें तो आप इसको नोट करके याद कर सकें या फिर थोड़ा सा आप समझ लें तो खुद से लिख सकते हैं। यानी कि ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये कार्यक्रम गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के द्वारा कराई जाती हैं, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो यौन क्रियाओं से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी यानी जो जनन करने के योग्य हो चुके हैं ऐसे जोड़ी को यानी नर व मादा को, तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक यानी गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताना, तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे की जानी इसके बारे में बताना। माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसवोत्तर मतलब पोस्ट नेटल यानी शिशु जन्म के पश्चात माँ और बच्चे की देखभाल आदि के बारे में, तथा स्तनपान के महत्व, शिशु को शुरुआती कुछ माह तक माँ का दूध अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है इसकी विशेषता के बारे में बताना। लड़का या लड़की उनको समान महत्व देना, हमारे समाज में लड़के को ज़्यादा महत्व लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, इसको ख़त्म करके लड़के और लड़की को समान महत्व दिया जाना, इसके बारे में जागरूक करना लोगों को, एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अगला उद्देश्य था अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव यानी मासिक चक्र संबंधी समस्याओं, बंध्यता, बांझपन यानी संतान उत्पन्न नहीं हो रहा, क्या कारण है नहीं हो रहा आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बस ये था रणनीतियाँ जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की, इन्हें भी आप नोट कर लें। बस जन्म से पूर्व शिशु में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक विकार का पता लगाने, उसके लिंग का जांच करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे उल्ववेधन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था मानव जनन वाले अध्याय में ही, जब भ्रूण में आप देखे होंगे तो भ्रूण में 4 भ्रूणीय कलाएँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक भ्रूणीय कला जो भ्रूण के पास स्थित होती है उसे हम एमनियोन कहते हैं। और एमनियोन, भ्रूण और एमनियोन के मध्य में एक खाली गुहा होती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और उसमें एक तरल भरा होता है, और उस तरल में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। उल्ववेधन तकनीक में सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक गुहा में उपस्थित उस तरल को निकाला जाता है और उस तरल में उपस्थित भ्रूण की कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है। उनमें उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या को देखा जाता है। क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर उसमें किसी भी प्रकार के जन्मजात रोगों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ उसके लिंग का भी जांच किया जा सकता है कि वह नर है या मादा। तो ये भी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है कि प्रसव से पूर्व
शिशु में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सके। लेकिन इसका गलत प्रयोग किया जाने लगा तब जब यह पता चलता कि शिशु लिंग जांच में कि कन्या है तो कन्या भ्रूण हत्या के मामले बहुत सारे सामने आए, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। कुछ शर्तों पर ही इसको किया, वैसे तो हाँ शर्तों ने इसे पूरी तरीके से ही प्रतिबंधित किया गया है भारत में। आइए देखते क्या है। तो उलभेदन प्रक्रिया क्या है? भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियॉन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होता है। इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस विधि में एक सीरिंज यानी सुई की मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। इस तरल में निलंबित कोशिकाओं की गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति या असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। चूँकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है, अतः इससे भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया गया, अतः अब इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह के मध्य कराया जाता है। यानी याद रखेंगे, उलभेदन कब कराया जा सकता है? 16वें से 18वें सप्ताह के मध्य गर्भकाल के। भ्रूण के लिंग की जांच की सभी विधियों पर अब इस उद्देश्य के लिए रोक लगाई गई है। यानी कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य से के लिए लिंग के जांच की सभी विधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी अगर लिंग का पता चलता है भ्रूण के, तो अल्ट्रासाउंड के इस उद्देश्य को भी प्रतिबंधित किया गया है। उलभेदन विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, ये सब गुणसूत्रीय विकार हैं। गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता 46 की जगह पे 47 या 45, 44, इन सभी के होने के वजह से ये आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वैसे तो ये सब बहुत कम एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछा गया है, लेकिन इससे पहले जो भी आप चीज़ें पढ़े हैं कार्यक्रमों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। हो सकता है थोड़ी बहुत आपको बोरियत भी महसूस हो रही होगी, क्योंकि दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने की थी? तो याद कर लीजिए, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उसके द्वारा सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज की गई थी। बस उसके बाद आखिरी टॉपिक आता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, जो कि हैं उपलब्धियां। कि आखिर इस कार्यक्रम को शुरू करने के पश्चात क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? तो पहला, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है। दूसरा, लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया है। तीसरा, यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। इन रोगों की जांच एवं उपचार सुविधाएं बढ़ी हैं। चौथा, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है। और पांचवा, बंध दंपतियों की जांच तथा उनके संतान उत्पन्न करने के अवसर बढ़े हैं। यानी जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपलब्धियों में ये सारी चीज़ें आती हैं। जागरूकता पहुंची जन जन तक, जिससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही साथ लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया, क्योंकि परिवार नियोजन में का उद्देश्य ही यही था कि जनसंख्या नियंत्रण करना। लोगों को भी ये बात समझ में आई कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी आपने सुना होगा। दूसरा, यौन संबंधित रोगों के बारे में, यानी यौन संबंधित जितने भी रोग, ऐसे वे रोग जो भी मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं, वे सभी यौन संबंधित रोग कहलाते हैं। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सुजाक, गोनोरिया, ये सभी रोग यौन संबंधित रोग होते हैं। तो इनके बारे में जागरूकता फैलाई गई, लोगों को इसके बारे में बताया गया, रोगों की जांच और उपचार की सुविधाएं बताई गई। चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी बहुत सारे गाँवों में ऐसा होता था कि महिलाएं ही प्रसव करा देती थी, लेकिन अब उनको
ना कराकर लोग चिकित्सा सहायता यानी डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, डॉक्टर से ही करवाते हैं। और लास्ट, बंद दंपतियों की जांच, यानी वे संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जांच करवाकर उनमें अगर अवसर है संतान उत्पन्न करने की तो उनके बारे में उन्हें बताना। बस ये था जनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियाँ। आज का टॉपिक बस इतना ही। हमें पता है कि थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। आपको इनके बारे में समझना होगा, सिर्फ समझ लीजिए, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ बातें जो मैंने आपको बताया है कि पूछे जा सकते हैं उन्हें याद कर लीजिए। अब इसके बाद आता है जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ रही है और क्या क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, इनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।